हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एसवीएस राणा आपके लिए यूजीसी नेट पेपर के सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर आया हूँ। इंट्रोडक्टरी यूनिट है। जैसे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में बताया, तो ये जो हमारा सिलेबस है वो 6 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है रिसर्च एप्टीट्यूड का। 1.1 में आपका जो सिलेबस डाला है इन्होंने वो ये डाला है। इसमें बेसिक चीज़ है आपका शोध, अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद और शोध के प्रकार। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं और इनके बारे में आपको बेसिक सी चीज़ें हमारी यहाँ पे हम रिवाइज करने वाले हैं, इसे इनके बारे में बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट सेकंड है रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभियोगिता, अर्थ, शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद और शोध के उपागम। ये 1.1 का सिलेबस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको डीपली मैं इसे बताऊंगा, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्टरी है बेसिकली रिसर्च का। हर कुछ सब्जेक्ट कॉमन है हमारे ह्यूमैनिटीज़ के, उनमें रिसर्च आता भी है, उनका ये बेसिक है। और एक जनरल पेपर का जो हमारा है ये, इसमें एक जनरल रिसर्च पूछी जाती है, उसके बारे में यहाँ डीपली डिस्कस करने की हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका रिसर्च की बात आती है तो रिसर्च का अर्थ क्या होता है। शोध के कितने नाम हैं यहाँ पे। शोध हो गया, अनुसंधान हो गया आपका, अनुसंधान, रिसर्च, मीमांसा भी कहीं कहीं से बोलते हैं। तो ये आपके इतने प्रकार हैं रिसर्च के अलग अलग नाम से हम एक्सप्लेन करते हैं इसे। तो देखोगे ना, ये इंट्रोडक्टरी है हमारा। शोध हम क्यों करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन ही हमारा पुट होता है दिमाग में, रिसर्च क्यों करते हैं। आप देखोगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये हैं कि हम जब किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हों तब हमें रिसर्च करते हैं। हमारे सामने कोई समस्या आई हुई है, उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। अभी कोरोना पीरियड गया है, इसमें देखोगे हमने बहुत डिफ़िकल्टी फेस की हैं और रिसर्च के थ्रू आप देखोगे कि हमने बहुत, इसमें वैक्सीनेशन हमारा प्रोग्राम चला है, वैक्सीन की खोज की है। तो कोई हमारे सामने समस्या आती है तब हम रिसर्च करते हैं। तो कॉमनली हम यहाँ पे बोलेंगे फाइंड आउट द रियलिटी, फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी समस्या का समाधान जानने के लिए, किसी दशा का वास्तविक स्थिति को जानने के लिए हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, कितने प्रकार की रिसर्च होती है, कितने प्रकार की इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कब हम बेस्ट रिसर्च कंडक्ट करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर कैसे हम इसमें मेंटेन रखते हैं, उन चीज़ों का डिस्कशन हम इसमें करेंगे। पहली आपकी वीडियो है, जनरल है ये। तो शोध को अनुसंधान, रिसर्च, मीमांसा आदि विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। इसका मीनिंग क्या है, री प्लस सर्च। जब आप इसकी अलग अलग डेफिनेशन को देखोगे, पुनः किसी की खोज, पुनः किन्हीं तथ्यों का हम अवलोकन करते हैं। मैंने कल एक हमारी वीडियो मैंने डाली थी टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, उसमें एक विशेषता बताई थी डायनेमिक में कल भी मैंने आपको ये रिपीट किया था कि टीचिंग एंड रिसर्च कैसी होती हैं, डायनेमिक होती हैं। जब हमारी सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं, उन बदलाव के कारण जो समस्या आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं हम रिसर्च के थ्रू। तो इसलिए हमने दिया है री प्लस सर्च, पुनः किसी चीज़ पर हम सर्च करते हैं, ये रिसर्च का पार्ट है हमारा। यहाँ पे जनरली आपके 3 वर्ड आते हैं, रिसर्च, खोज और अनुसंधान। कॉमनली जब हम क्लास में ये बच्चों से पूछते हैं इन चीज़ों को लेकर के, एक तो आपका वर्ड है खोज, एक आपका है अनुसंधान। जब कॉमनली ये बच्चों से पूछे जाते हैं तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में लगभग असमर्थ होते हैं। थोड़ा सा मैं इस चीज़ का डिस्कस आपसे यहीं थोड़ा सा कर लेते हैं। आविष्कार, जब इन चीज़ों का वर्ड का डिस्कशन करते हैं, लगभग ये कॉमन से माने जाते हैं और इन चीज़ों के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो बच्चे आसानी से नहीं बता पाते। रिसर्च, पुनः हम किसी मुद्दे पर दोबारा से खोज कर रहे हैं, ठीक है। खोज का मतलब ये है कि उसकी अपीयरेंस पहले से है और उसे वो अभी हमारे सामने आई है। जैसे कि आपका एक कोटेशन आती है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो देखोगे ना, खोज क्या, भारत पहले से विद्वान था और उसने उसे पता लगाया। तो यहाँ पहले से अगर है और उसका पता लगाना खोज कहलाती है। अनुसंधान, किसी तथ्य पर हम किसी मुद्दे पर पुनः से खोज कर रहे हैं तो रिसर्च में आ जाएगा। आविष्कार का मतलब होता है न्यू क्रिएशन, ये पहले नहीं था और ये न्यू क्रिएशन इसमें हम लगाएंगे, न्यू क्रिएट करना।
ये आविष्कार कहलाता है। जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। ये आपका इंट्रोडक्टरी में एक थोड़ा सा हमने यहाँ पे बताया है। इसमें अर्थ मैंने बता दिया आपको, री प्लस सर्च, किसी मुद्दे पर पुनः खोज करना, रिसर्च करना, ये हमारा रिसर्च का इशू है। तो अब देखोगे ना, अब इसके आपके आते हैं इसमें रिसर्च की विशेषताएं क्या क्या होंगी, तो इस पे हम एक्सप्लेन करेंगे। विशेषताएं क्या होती हैं, रिसर्च की विशेषताएं क्या हैं, उन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। रिसर्च के बारे में देखोगे थोड़ा सा, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी नई घटना से परिचय होना तो हमें रिसर्च की तरफ एक मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करता है। यहाँ पे हम देखेंगे, हम रिसर्च को बताते हैं सिस्टेमैटिक इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है, हमारा रिसर्च एक सिस्टेमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमैटिक इन्वेस्टिगेशन, सिस्टेमैटिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपका। विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के नहीं। देखोगे ये बड़ी कोटेशन आएगी, आप बोगार्डस, पी.वी. यंग, वुड एंड हार्ट, चेज, इनको पढ़ते हैं। तो ये सिस्टेमैटिक इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी नई घटना से परिचय होना, ये एक इम्पोर्टेंट है। किसी नई घटना से परिचय होना, अगर कोई हमारे सामने नई घटना आई, उससे हमारा परिचय हुआ है, तो हम फिर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। घटना से परिचय होना। नेक्स्ट है आपका वर्तमान ज्ञान का विश्लेषण। वर्तमान ज्ञान का विश्लेषण, अगर आप देखोगे कि रिसर्च हम क्यों कंडक्ट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया, तो वर्तमान ज्ञान का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, और उसका संश्लेषण कर व्याख्या करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अगर देखोगे सामान्य मुद्दों का विश्लेषण और अन्वेषण भी हम करते हैं। नई प्रक्रिया और प्रणाली का सृजन करते हैं रिसर्च के थ्रू। आप देखोगे जब कोई बच्चा पीएचडी करने जाता है, तो यहाँ पे देखोगे हम ये कह रहे हैं नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन। जब कोई बच्चा पीएचडी करने जाता है तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो रिसर्च है वो क्या आउटपुट आने वाला है। तो ज़्यादातर हम रिसर्च में कहते हैं रिसर्च हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं उनका आधार बनती है। अगर कोई हमारे मुद्दे से रिलेटेड कोई रिसर्च है, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट के लिए पंचायती राज पे अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो आने वाली पॉलिसी के लिए वो आधार बनती हैं। तो ये क्या है, कोई नई प्रक्रिया और प्रणाली का सृजन करते हैं हम रिसर्च के थ्रू। जो रिसर्च की हमारी फाइंडिंग आती हैं वो एक इम्पोर्टेंट इशू और बेस बनाती हैं हमारी, जो नई जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आने वाली है, कभी कभी उनका आधार बन जाती हैं वो, ठीक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति हमें रिसर्च की तरफ मोटिवेट करती है। मूल प्रवृत्ति का जिक्र हम करते हैं तो ह्यूमन बीइंग क्या है, उसकी जिज्ञासा है, वो क्या जानना चाहता है। वो अगर आप देखोगे तो रिसर्च की शुरुआत हमारी यहाँ से होती है। मूल प्रवृत्ति है कि ह्यूमन बीइंग नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। आप देखोगे घर में छोटा बच्चा है तो वो खोजते खोजते ऐसी जगह तक जाता है जहाँ कभी हम नहीं जाते, वहाँ से बच्चा कुछ चीज़ें निकाल के लाता है। तो ह्यूमन बीइंग की एक मूल प्रवृत्ति है कि वो जिज्ञासु है, जानना चाहता है। जो ये मूल प्रवृत्ति हमारी रिसर्च की तरफ हमें प्रमोट करती है, जिज्ञासा, ठीक है। इसके बाद में अगर देखोगे कुछ हम चीज़ें देते हैं। इंटेंसिव स्टडी है रिसर्च हमारी, गहन अध्ययन होती है, विवेक से काम लिया जाता है, अनुसंधान के निष्कर्ष प्रमाणिक होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे अनुसंधान के निष्कर्ष हमारे क्या होते हैं, प्रमाणिक होते हैं, प्रमाणिक होते हैं, जिनको हम प्रमाण कर दे सकते हैं, उनका हम एविडेंस दे सकते हैं। ऐसे ही हम फिलॉसफी के आधार पर रिसर्च को नहीं बोलेंगे और उनके रिसर्च के जो हमारे एक एविडेंस बेस हम रिसर्च करते हैं और उसके प्रमाणिक होते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट है आपका वस्तुनिष्ठता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका वस्तुनिष्ठता, इसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी। इसे आपको समझना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिविटी। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ऐसे उदाहरण देता हूँ ताकि वो
समझ जाएं। अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, अगर उसकी विशेषता पे आप डालोगे, प्रकाश डालोगे, तो आप देखोगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुविकल्पीय दिए गए हैं, वहाँ पे हमारा कोई इंटरफियर नहीं है। जैसा है वैसा का वैसा ही उसका हम अध्ययन करते हैं, जैसा है उसका एज इट इज अध्ययन करना है हमारा, वैसा ही अध्ययन करना। इसमें हमारा कोई इमोशंस, हमारे भाव इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। और इसे हम देखोगे ना, इमाम दुर्कheim कोट करता है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है, कि किसी भी चीज़ को हम वस्तु के तरीके से ट्रीट करें। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। जैसी घटना हमें दिख रही है उसमें हम अपनी कॉन्शियस, हम अपने इमोशंस, हम अपने सेंटिमेंट ना डाल करके उसका एज इट इज हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो ये विशेषता हमारी कहलाती है ऑब्जेक्टिविटी। और ये साइंटिफिक टेम्पर के लिए, वैज्ञानिकता के लिए ज़रूरी है। अगर देखोगे कि हम जितने इसमें सब्जेक्टिव होते चले जाएंगे तो हमारी रिसर्च क्या है, नॉन साइंटिफिक होती चली जाएगी। ऑब्जेक्टिविटी, फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जैसे ही घटना हमने देखी उसका एज इट इज हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो ये विशेषता हमारी कहलाती है ऑब्जेक्टिविटी। इसके साथ साथ आपका एक और है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि उस घटना में हमने अपने पूर्वाग्रह विचारों को और हम अपने विचारों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो सब्जेक्टिविटी हो जाती है। हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्टडी कहलाती है और वो ही हमारे साइंटिफिक टेम्पर होती है। ठीक है, इसके बाद में देखोगे ना कुछ चीज़ें हम यहाँ पे पीवी यंग की कोटेशन आती है, कई बार ये आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पीवी यंग अगर एक साइंटिस्ट हैं, आपकी रिसर्च के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें दी हैं। पीवी यंग अगर आप देखोगे इनकी डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन को आप 3 पार्ट में तोड़ सकते हो। पीवी यंग क्या कह रही हैं, पीवी यंग कहती हैं अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज करना है। नवीन तथ्य, देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको मैं हाईलाइट करूंगा बस। नवीन तथ्यों की खोज, हमारे जो बच्चे होते हैं जो क्लास करते हैं वो फैक्ट के बारे में नहीं जानते। पहली बात, फैक्ट क्या होते हैं इन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन, ये इंपॉर्टेंट है। पुराने तथ्यों को हम वेरीफाई करते हैं क्या वो अब भी सत्य हैं। उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारण की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों की क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और पीवी यंग की बुक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये बुक कभी कभी पूछ ली जाती है और अलग अलग सब्जेक्ट में, ये जैसे सोशल साइंस है, आपका सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है, इनमें कभी कभी ये बुक आ जाती है। अभी हायर एजुकेशन का पेपर हुआ है तो वहाँ पे मैच द फॉलोइंग करके गुड एंड हार्ट और पीवी यंग की बुक को पूछ लिया गया है, तो उस हिसाब से देखें तो इम्पोर्टेंट है आपका ये। तो यहाँ पे तथ्य को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तथ्य की हम एक्सप्लेनेशन करते हुए इसकी 4 विशेषता बताते हैं। ECGI का मतलब ये है कि एक्सटीरियर, कॉन्स्टेंट, जनरलिटी और इंडिपेंडेंट। तथ्य क्या होते हैं, सोचने समझने और विचार करने के तरीके हैं। रिसर्च में कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जो बच्चे जनरली नहीं जानते। फैक्ट, वेरिएबल, आप देखोगे इसमें एक क्रेडिबिलिटी हमारी आती है वो, तो ये क्या है, फैक्ट हमारे क्या हैं, सोचने समझने और विचार करने के तरीके होते हैं। अभी मैंने सोसाइटी को स्टार्टिंग में बताया डायनेमिक है, तो डायनेमिक का मतलब ये है कि जैसी सोसाइटी हमारी है आज चल रही है, फैक्ट कुछ और हो सकते हैं, कल हमारे फैक्ट सोचने समझने के तरीके बदल जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, तथ्य क्या होते हैं, सोचने समझने और विचार करने के तरीके हैं। अभी पीवी यंग की हमने डेफिनेशन आपको बताई कि नवीन तथ्यों की खोज और पुराने का सत्यापन करते हैं रिसर्च के थ्रू, तो ये एक इम्पोर्टेंट है आपका। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में आप देखोगे कि हम यहाँ पे एक वर्ड लेके आए थे, क्या था वो, कि आपका प्रत्यक्षवाद। विशेषताएं अभी थोड़ी एक्सप्लेन की हैं, थोड़ी आप भी देख लेंगे उसमें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके क्वेश्चन जहाँ से उठते हैं वो प्रत्यक्षवाद से उठते हैं। प्रत्यक्षवाद क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी रिसर्च में कुछ चीज़ें हैं। प्रत्यक्षवाद, हमारे बच्चे इसे थोड़ा सा इंग्लिश में अगर देखोगे पॉजिटिविज्म बोलते हैं इसे। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे यहाँ पे तुक्का ज़्यादा लगाते हैं और वो कहते हैं कि पॉजिटिविज्म का मतलब है सकारात्मक,
तो ये नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे प्रत्यक्षवाद का मतलब है कि हम जब किसी घटना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो ये हमारा स्टडी का जो अप्रोच है ये कहलाता है प्रत्यक्षवाद। और ये किसके द्वारा दिया गया है? अभी मैंने देखा कि सोशियोलॉजी के फाउंडर फादर हैं आपके अगस्त कॉम्ट, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दूसरे सब्जेक्ट में भी कि समाजशास्त्र के जनक कौन हैं। अभी पीसीएस की परीक्षा हुई, शायद उसमें भी एक क्वेश्चन वहाँ पे डाला गया है। और जैसे एक वर्ड आएगा आपका मैक्स वेबर का वर्स्टेन, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो पूछ लिया जाता है अक्सर। तो प्रत्यक्षवाद आपका कहाँ से आया? अगस्त कॉम्ट है हमारे। आप देखोगे कि आपकी जो नेट की बुक हैं उनमें ज़्यादातर एक्सप्लेन किया गया है 17 आपका 98 to 1857, और ये फ्रांस में है। और ये फाउंडर फादर हैं सोशियोलॉजी के, समाजशास्त्र के। इन्होंने कहा कि कोई भी समाज 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। नंबर 1 थियोलॉजिकल, दूसरा है आपका मेटाफिजिकल, एंड तीसरा है आपका पॉजिटिविज्म। इसे हम हिंदी में लिख देते हैं प्रत्यक्षवाद। ये तीसरी अवस्था है। इसमें अगर आप देखोगे तो इन्होंने अप्रोच जो यूज की है वो है रेखीय उद्विकासीय उपागम का इस्तेमाल इन्होंने किया है। और इन्होंने कहा है किसी भी समाज का उद्विकास इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला है धार्मिक स्तर। इसमें आप देखोगे कि किसी भी सामाजिक घटना के पीछे हम देवी देवता या भगवान का एक कारण मानते हैं, वो धार्मिक अवस्था है। दूसरी है तात्विक अवस्था। इसमें हम तत्वों में क्या है, इस तात्विक अवस्था में किसी भी वस्तु में जीव की संकल्पना करते हैं। और थर्ड स्टेप है जहाँ से आपकी रिसर्च की शुरुआत होती है, किसी भी घटना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन। तो इसका हम यहाँ पे किसी भी घटना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन आपका कहलाता है प्रत्यक्षवाद। यहाँ से आपकी रिसर्च की शुरुआत होती है। और ये इंट्रोडक्टरी यूनिट में टॉपिक डाला हुआ है, इम्पोर्टेंट है। प्रत्यक्षवाद के बारे में पूछते हैं और ये आपको बताना है कि प्रत्यक्षवाद क्या है, इन चीज़ों पे फोकस करना है। प्रत्यक्षवाद क्या है? जब किसी भी घटना का हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, उसके पीछे हम कोई भी मिथ और कोई भी हमारा अपना परसेप्शन उसमें नहीं इंक्लूड होता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है और इसे प्रत्यक्षवाद बोलते हैं। इसमें एक टॉपिक और इंक्लूड किया है इन्होंने, पोस्ट पॉजिटिविज्म। अभी आप देखोगे कि हमने पहले बताया उत्तर प्रत्यक्षवाद में आपके और अप्रोच इंक्लूड हो जाती है, जिसमें आपका संघर्षवादी उपागम है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हैं आपके कार्ल मार्क्स। इसमें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, और कई अप्रोचेस में इंक्लूड होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, वो नेट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्रत्यक्षवाद को लेकर के पूछा जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा हाईलाइट रखना है आपको। इसके बाद में आप देखोगे कि मैंने आपको जो विशेषताएं बताई हैं उन्हें आप थोड़ा सा अपने हिसाब से उसे इंक्लूड कर लेना। इसके बाद में आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके कि जो टाइप ऑफ रिसर्च आपके पूछे जाते हैं। अनुसंधान की विशेषताएं मैंने आपको बता दी। ऑब्जेक्टिव स्टडी है ये हमारी, ऑब्जेक्टिविटी जितनी होगी उतनी हमारी साइंटिफिक टेम्पर होगा उसमें। इसमें आपके टाइप ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। आपका नेट में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है एक फंडामेंटल रिसर्च। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं टाइप ऑफ रिसर्च में से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से मैच द फॉलोइंग करके आपसे वो पूछ लेंगे। टाइप ऑफ रिसर्च मैं आपको यहाँ थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कशन करूँगा बस। नंबर 1 है आपका फंडामेंटल रिसर्च। कभी कभी एनटीए वाले क्या करते हैं कि मैच द फॉलोइंग करके एक टाइप में आपसे रिसर्च इंक्लूड कर देते हैं,
फंडामेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इस तरीके से उसके सामने उसकी विशेषताएं लिख देते हैं और मैच द फॉलोइंग करके आपसे कूट पूछ लेते हैं वो किस तरीके के हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसी क्षेत्र की हम वास्तविक स्थिति का ज्ञान का, वास्तविक स्थिति या किसी के बारे में हम ज्ञान, वास्तविक स्थिति का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च के अंदर, या अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं वो फंडामेंटल रिसर्च कहलाती है। तो मौलिक अनुसंधान हमारा क्या कहलाता है, जब हम किसी क्षेत्र की वास्तविक स्थिति के बारे में पता कर रहे हैं, उससे हमारी नॉलेज एनरिच हो रही है, वो हमारा फंडामेंटल रिसर्च है। वास्तविक स्थिति इसमें हमारी इंक्लूड होती है। फंडामेंटल, मौलिक का मतलब मूल स्थिति को हम पता कर रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है, ये फंडामेंटल रिसर्च होता है। सबसे ज़्यादा आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को लेकर के पूछे जाते हैं। अब इसमें दूसरा है आपका, अभी मैं रिवीजन में थोड़ा सा इसे और अच्छे से करा दूंगा आपको, प्रयोगात्मक अनुसंधान। और मैंने जैसे टीचिंग में थोड़ा सा चर का जिक्र किया था, तो यहाँ भी मैं आपको चर के बारे में बताऊंगा। प्रयोगात्मक अनुसंधान आपका जो है, इसमें इम्पोर्टेंट है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल जैसे कि आपको नाम से ही पता है, एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या होता है, करके देख रहे हैं हम वहाँ पे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्होंने ये पूछा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च दोनों में अंतर क्या होता है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के में आपके दो चर हैं, एक आश्रित चर है, एक स्वतंत्र चर है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन डीपली वो पूछते हैं कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में हम किस चर में बदलाव करके किस चर पे उसका प्रभाव देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे चर की अगर हम बात करें प्रयोगात्मक अनुसंधान में, तो ये इम्पोर्टेंट है कि चर हमारे यहाँ पे दो प्रकार के हैं, एक स्वतंत्र है, स्वतंत्र चर, और दूसरा है आश्रित चर। ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर आपके, अगर हम किताबी लैंग्वेज यूज करते हैं तो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहते। आप देखोगे ना, इसमें एक हम स्टोरी के रूप में बताते हैं कि भाई बहन कॉलेज जाते हैं साथ में, और भाई की बाइक पे जो बहन है वो साथ में जाती है। तो यहाँ पे अगर इसमें देखें, इस प्रक्रम में देखें, तो स्वतंत्र चर आपका कौन है, भाई, और आश्रित चर कौन है, बहन आश्रित चर है। यानी कि जाने का समय थोड़ा आगे पीछे किससे के कारण हो जाता है, भाई के। तो यहाँ पे देखो कि स्वतंत्र चर ये है कि इसमें हम बदलाव करके देखते हैं, इसके बदलाव का आश्रित चर पे हम प्रभाव देखते हैं, ये कहलाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और इसकी लैंग्वेज को टफ करके एनटी वाले अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्य कारण संबंध आप देखोगे, कोज एंड इफेक्ट थ्योरी, यहाँ पे हर एक घटना का कोई ना कोई कारण होता है और उस कारण को जानते हैं हम किसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या देखते हैं कि एक चर जो है उसका दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखते हैं। और किस तरीके से स्टडी करते हैं, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को इन्होंने कंपैरिजन किया है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च घटनोत्तर अनुसंधान जिसे हम बोलते हैं, घटनोत्तर अनुसंधान में हम किसी भी चर में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। वहाँ भी स्वतंत्र चर और आश्रित चर हैं। घटना होने के बाद अगर हम स्टडी करने जाते हैं तो वो क्या है, आपका घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट हम उसी पे ही आते हैं, आपका थर्ड में है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। इसे बोलते हैं हिंदी में घटनोत्तर अनुसंधान। अगर आप देखोगे इस घटनोत्तर अनुसंधान में हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। आश्रित चर और स्वतंत्र चर हमारे दोनों हैं यहाँ पे। घटनोत्तर अनुसंधान में घटना घटने के बाद हम स्टडी करने जाते हैं वहाँ, तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। जैसे कि सुनामी आया और सुनामी आने के बाद में हम उनके प्रभाव का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो ये आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाएगी। डीपली आपको समझना है, क्योंकि प्रयोगात्मक अनुसंधान और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में कहाँ अंतर है, इसी चीज़ को वो पूछते हैं आपसे। और आपको बताना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं,
जोड़ घटाव कर सकते हैं, चर में हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसे घटा बढ़ा सकते हैं। और कौन से चर में प्रभाव देखेंगे हम, उसका प्रभाव देखेंगे आश्रित चर पे, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं क्लास में, और तरीके भी बहुत हैं जो हम उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। तो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होती है, घटना घट चुकी होती है, उसके बाद हम अध्ययन करने जाते हैं, तो ये कहलाता है आपका घटनोत्तर अनुसंधान। नेक्स्ट है आपका, देखो मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको ही कवर करा रहा हूँ, यहाँ से जरूर वो क्वेश्चन पूछते हैं और ये आपको हर हालत में अच्छे तरीके से कर लेना है। फोर्थ है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इसे बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। और इसमें एक ही वर्ड आपको पकड़ में आएगा जिसमें आता है इमीडिएट एक्शन, क्रियात्मक अनुसंधान। अगर आप देखोगे क्विकली इमीडिएट एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। इसमें एक ही वर्ड आपको पकड़ना है, तत्कालिक प्रभाव। इसमें हमारा आता है तत्कालिक। आप देखोगे कहते हैं हम सरकार एक्शन में आ गई। एक्शन रिसर्च का मतलब ये है कि कोई घटना, जैसे मलेरिया, हमारा किसी कॉलोनी में मलेरिया फैला और वहाँ पे देखोगे तुरंत से ही फॉगिंग मशीन और ये सफाई का कार्य सरकार ने कराया, तो इसे एक्शन रिसर्च के तरीके से बोलेंगे। कोई हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई और तुरंत उसके समाधान का हम स्टडी करते हैं, तो ये है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर आपको ये कोट पकड़ना है आपको। अगर इमीडिएट एक्शन की बात हुई, तत्कालिक प्रभाव से हुआ, तो वो आपकी एक्शन रिसर्च कहलाएगी। फिफ्थ है आपकी अप्लाइड। अप्लाइड रिसर्च इसे बोलते हैं अनुप्रयोग या व्यवहारिक अनुसंधान भी हम बोलते थे। तो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर करते हैं। देखो ये वो पोर्शन है जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। यूजीसी एनटीए नेट जो है आपका, यहाँ से ज़रूर वो क्वेश्चन उठाता है, तो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, आपको ये अच्छे से कर लेना है। तो ये क्या है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा अच्छे से ये कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखोगे ये आपके कुछ टाइप ऑफ रिसर्च मैंने दिए यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा रिवाइज में इसे करा देता हूँ एक बार, कि आप देखोगे कि हाँ हमारे पास में ये 5-6 स्लाइड हैं। और यूनिट सेकंड है आपकी जो यूनिट सेकंड है रिसर्च एप्टीट्यूड, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा पोर्शन है कि अगर आपकी समझ में आया तो पूरा का पूरा पोर्शन समझ में आएगा, वरना ये सर के ऊपर से जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट फीचर और है रिसर्च की यूनिट की। रिसर्च की यूनिट लगभग बहुत से सब्जेक्टों में आपको मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन। इनमें 10 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट में भी वहाँ लिखे हुए होते हैं कि हम इस पोर्शन से क्वेश्चन उठाएंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन में तो थोड़ा और डीपली पूछ लिया जाता है, स्टेटिस्टिकल वैल्यू वगैरह, उनके मेजरमेंट, उनके किस हिसाब से वहाँ वैल्यू निकलती है, वो सब चीज़ों का डिस्कशन किया जाता है। बेसिकली यहाँ आपको एक इंट्रोडक्टरी यूनिट है ये। सेकेंड यूनिट का मैंने आपको यहाँ वीडियो दिया है, अनुसंधान अभियोगिता है। आपकी जो कैपेसिटी है वो रिसर्च के प्रति आप कितने एक्सपर्ट हैं, कितना क्या सोचते समझते हैं उसके बारे में, क्योंकि रिसर्च के बारे में क्या कहा जाता है, ये एक अकादमिक एक्टिविटी भी है। आपका जब API स्कोर जुड़ता है, कहीं आप लेक्चरशिप के लिए जाते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपका API स्कोर जुड़ता है, तो रिसर्च की जो आपकी योग्यता है वो आपको प्रमोट करती है वहाँ, ठीक है। तो अनुसंधान अभियोगिता में आपकी कितनी दक्षता है रिसर्च कंडक्ट करने में, करवाने में, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों जोड़ा गया है? रिसर्च और आपका अध्यापन हायर एजुकेशन में अनुक्रमिक दिशा में चलते हैं, दोनों पैरेलल चलते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। रिसर्च और शिक्षण कार्य हमारे अनुक्रमिक दिशा में चलते हैं, यानी हायर एजुकेशन में आप देखोगे जो भी हमारे डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, वहाँ पे पहले रिसर्च हमारा शिक्षण कार्य कराया जाता है, और आफ्टरनून में देखोगे ज़्यादातर हम स्कॉलर को बुला लेते हैं, तो वहाँ पे दोनों कार्य हमारे कंडक्ट होते हैं, ठीक है। 1.1 में मैंने आपको बताया ये आपका जो सिलेबस है उसका 1.1 है।
और इसमें पहला क्या है, शोध को हमने एक्सप्लेन किया है, रिसर्च क्या है, इसका मीनिंग क्या है, प्रकार क्या है, विशेषताएं क्या हैं, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद और शोध के उपागम। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता ही है, उत्तर प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवाद से भी मिलता है। बेसिकली इंट्रोडक्टरी यूनिट में आपको ये समझना है कि रिसर्च है क्या, क्यों हम करते हैं। मैंने आपको बीच में एक हमारा वर्ड आया जिज्ञासा। ह्यूमन बीइंग की मूल प्रवृत्ति है कि वो जिज्ञासा उसकी प्रवृत्ति है, वो जानना चाहता है। बचपन में कोई बच्चा है तो वो चीज़ों को ढूंढना चाहता है और वो ह्यूमन बीइंग की मूल प्रवृत्ति है। तो इसलिए रिसर्च करते हैं, हमारे सामने कोई समस्या है उसका समाधान करने के लिए रिसर्च करते हैं, किसी नई प्रणाली का सृजन करना है तो भी हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, इसमें बताया हमने अनुसंधान के नाम क्या क्या हैं, अनुसंधान बताया, रिसर्च बताया, मीमांसा बताया और शोध भी हम कहते हैं। री प्लस सर्च 2 शब्दों से मिलके बना है, पुनः खोज, इस प्रकार से हम कहते हैं। जब हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं सेंटर में तो आप देखोगे उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि खोज, शोध और अनुसंधान में क्या अंतर है, तो ज़्यादातर बच्चे हमारे नहीं बता पाते हैं, तो उन चीज़ों का भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है। खोज का मतलब होता है कि पहले से सोसाइटी में विद्यमान है पर हमें अभी पता चला है, जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अनुसंधान नए तथ्यों की खोज और पुराने का सत्यापन, जैसे अभी बोगार्डस की हमने डेफिनेशन बताई है। आविष्कार का मतलब न्यू क्रिएशन होता है। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, पहले नहीं था सोसाइटी में, वो आविष्कार किया गया है। ये एक जनरली वर्ड यूज करते हैं बच्चे, ज़्यादातर कहते हैं कि रिसर्च ही एक ही वर्ड है, सब नहीं, ये अलग अलग हैं, थोड़ा टेक्निकल ही है। ठीक है, डायनेमिक मैंने आपको बताई थी, कल भी मैंने जिक्र किया था आपको, जो वीडियो दी है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के। डायनेमिक का मतलब क्या है, जैसे समाज में बदलाव आएंगे तो समस्या भी बदलेंगी, समस्या आएंगी तो हम रिसर्च करेंगे, तो डायनेमिक नेचर के कारण रिसर्च को प्रमोशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ से आंसर दे दूंगा। फ़ोन भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी यही इसी नंबर पे आपका है जो हमने नीचे आपको दिया हुआ है। विशेषताएं क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका। व्यवस्थित तरीका, ये एक इम्पोर्टेंट है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि विज्ञान पद्धति के साथ चलता है। स्टुअर्ट चेज हैं आपके और अलग अलग थिंकर हैं जिन्होंने इसके बारे में अलग अलग चीज़ें दी हैं। यानी कि हमारा एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, सुव्यवस्थित एक जाँच की विधि है। हमारा इसमें एक सीक्वेंस है, क्रमबद्ध अध्ययन है। आप देखोगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बताएंगे वो पद सोपान बताएंगे, एक बेसिक स्टेप बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टेप हम मन मर्जी किया तो पहले ले आए, नहीं, एक स्टेप से ही चलते हैं हम यहाँ पे। किसी घटना से परिचय होना, जब कोई नई घटना से हमें परिचय होता है तो हम रिसर्च के लिए प्रमोट होते हैं। रिसर्च करते हैं कब, जब हम किसी नई घटना से परिचय होता है। वर्तमान ज्ञान का विश्लेषण करना, हमारे पास जो नॉलेज है उसका विश्लेषण करते हैं। नई प्रक्रिया और प्रणाली का सृजन करना, मैंने बताया जब कोई बच्चा पीएचडी करने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन वहाँ पे कमेटी करती है कि आपकी जो रिसर्च है वो आने वाले समय के लिए किस प्रकार से समाज के लिए उपयोगी होगी, उसको एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो कभी कोई नई प्रणाली और सिस्टम हमें बनाना है, नई कई नीति बनानी है, तो उसके लिए हमारी रिसर्च आधार प्रदान करती है। जैसे कि कानून में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानून कैसे बनते हैं, जो पहले न्यायालय की टिप्पणियाँ होती हैं वो कानून का आधार बनती हैं। इसी तरीके से हमारी जो रिसर्च जो है वो नई प्रक्रिया और प्रणाली का आधार बनती है। जिज्ञासा, मैंने अभी बताया ह्यूमन बीइंग की मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, जो हमें रिसर्च को प्रमोट करती है। अनुसंधान के निष्कर्ष प्रमाणिक होते हैं। अनुसंधान हमारी एविडेंस बेस होती है, उसमें कल्पना इंक्लूड नहीं होती है, ना कोई धार्मिक परसेप्शन इंक्लूड होता है। तो हमारी रिसर्च जो है वो एविडेंस प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जिक्र किया था, जो आपके पीएचडी कोर्स होते हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट और लेंथी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के। प्री पीएचडी कोर्स जो बच्चा एमफिल नहीं है उसे पीएचडी से पहले करना होता है ताकि वो एक्सपर्ट हो जाए, अपनी पीएचडी करने के लिए वेल ट्रेन हो जाए, वो ट्रेनिंग कोर्स जैसा ही माना जाता है। तो इसमें देखोगे ऑब्जेक्टिविटी दिया है, जैसा है वैसा का वैसा ही उसका हम अध्ययन करते हैं। परसेप्शन पूर्वाग्रह हमारा इसमें कोई इंक्लूड नहीं होता है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता के थ्रू हमारी वैज्ञानिकता बनी रहेगी। जितनी ऑब्जेक्टिविटी होगी उतना ही हमारी घटना में, प्रक्रिया में साइंटिफिक टेम्पर इंक्लूड होगा। इसके बाद में पीवी यंग है हमारी, इनकी बुक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट बुक है। गुड एंड हार्ट की भी बुक पूछी जाती है। अभी यूपीएचसीएससी का एक हायर एजुकेशन का अभी पेपर हुआ है, उसमें एक मैच द फॉलोइंग करके गुड एंड हार्ट, पीवी यंग, बोगार्डस और एक आपके एक थिंकर और हैं, उनको भी यहाँ पे जोड़ लिया गया है, जहोदा एंड कुक, उनकी बुक को मैच करने के लिए पूछा गया है यहाँ। तो ECGI, पीवी यंग ने कहा है नए तथ्यों की खोज, पुराने का सत्यापन और प्राकृतिक संबंधों के साथ कार्यकरण व्याख्या करना है। बड़ी एक लेंदी डेफिनेशन है इनकी।
इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ये, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन ये पूछ लेते हैं। और यहाँ ही नहीं, नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम में ही नहीं, आपका हायर एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहाँ भी रिसर्च आपके लिए एक वैल्यूएबल होती है और वहाँ भी आपको ये स्कोर करने के लिए चाहिएगी। तो आप देखोगे यहाँ में आपको एक्सपर्ट होना ही है इसमें। नेक्स्ट बताया हमने यहाँ पे तथ्य वर्ड मैंने उठाए थे पीवी यंग की डेफिनेशन से। तो तथ्य क्या होते हैं? तथ्य हमारे सोचने समझने और विचार करने के तरीके होते हैं और इसकी विशेषता मैंने बताई है ECGI। आसानी से याद रख लोगे, ये कोट मैंने बताया है। बाह्यता, हमारे तथ्य क्या होते हैं? हमारी बॉडी से बाहर सोसाइटी में होते हैं, दबावकारी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में सामान्य हैं, ये कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। और ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अगर जो बच्चे सोशियोलॉजी के, वो तो इमानुएल दुर्कheim से कोट करके इसे आसानी से समझ लेंगे, पर जो बच्चे समाजशास्त्र से नहीं है संबंधित, वो इसे समझ ले अच्छे से। आप स्कूटी से जा रहे हो, रेड लाइट देखी और आप रुक जाते हो, तो वो एक फैक्ट के तरीके से कार्य करता है, आपके एक व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। इसी को हम तथ्य बोलते हैं। जैसे कि आप देखोगे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो आप देखोगे वहाँ पे क्या है, बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं करानी चाहिए, जबकि नई पीढ़ी का जो बच्चा है वो प्रमोट करता है। तो ये क्या है? सोचने समझने और विचार करने के तरीके हैं। पीढ़ी बदलने के साथ साथ हमारे विचारों में भी बदलाव होता है। तथ्य हमारे धीमी गति से बदलते हैं और ये एक व्यक्ति की उम्र से ज़्यादा इनकी उम्र होती है, स्लो चेंज होता है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें प्रत्यक्षवाद पे जिक्र किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है। किसके द्वारा दिया गया है? अगस्त कॉम्ट हैं आपके, ये फाउंडर फादर हैं समाजशास्त्र के। 1789 से 1857 फ्रांस में देश से संबंधित है ये। इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया है, समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। समाजशास्त्र के बच्चों का इंट्रोडक्टरी जो क्लास होता है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये। 3 स्तर इन्होंने बताए, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म। यहाँ से आपकी रिसर्च की शुरुआत होती है। इन्होंने कहा कोई भी समाज 3 स्तरों से होकर गुजरता है, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी। किसी भी घटना के पीछे पहले धार्मिक प्रवृत्ति को हम जिक्र करते हैं, ऊपर वाले की कोई घटना के पीछे हम भगवान का हाथ लगाते हैं, तो इसमें कहते हैं कि ये धार्मिक अवस्था है। पहले कोई घटना घटती है तो हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा थी। दूसरे में हम कहते हैं कि किसी हर वस्तु में हम तत्व में जीव की संकल्पना करते हैं, वो तात्विक अवस्था है हमारी। इसके बाद में प्रत्यक्षवाद है, ये किसी भी घटना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना हमारा प्रत्यक्षवाद कहलाता है और यही हमारा रिसर्च कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम उत्तर प्रत्यक्षवाद। बियॉन्ड द पॉजिटिव जा करके हम बात करते हैं तो इसमें कुछ अप्रोच हमारी आती हैं। संघर्षवादी उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यवादी उपागम, ये आपके नोट किए हुए हैं। यहाँ से ज़्यादातर वो क्वेश्चन नहीं उठाते। जब हम कहते हैं कि एक साइंटिफिक टेम्पर से आगे जा करके भी उन चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है वास्तविकता का, तो ये आपका पोस्ट पॉजिटिव है। टाइप ऑफ रिसर्च आपका इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ हर पेपर में मिलेगा। ये क्या करते हैं कि एक साइड में विशेषताएं दे देते हैं, रिसर्च के अनुसंधान के प्रकार दे देते हैं, साइड में आपके इनकी विशेषताएं दे दी थी और मैच द फॉलोइंग करके आपसे कूट ऑप्ट करा लेंगे। थोड़ा है ये मैं आपको यहाँ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा रहा हूँ। ये फंडामेंटल रिसर्च आपका मौलिक अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या है? वास्तविक स्थिति या ज्ञान का अध्ययन हम फंडामेंटल रिसर्च में करते हैं। किसी क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का अध्ययन फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। दूसरा है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और यहाँ से ये आपका इम्पोर्टेंट है और ये इसमें से क्वेश्चन वो उठाते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस चर में हम बदलाव करके किस चर पे उसका प्रभाव देखते हैं, इस चीज़ का वहाँ अध्ययन किया जाता है। तो स्वतंत्र चर में बदलाव करके आश्रित चर पे उसका हम प्रभाव देखते हैं। किस में बदलाव हुआ? स्वतंत्र चर में। इसका प्रभाव किस में देखेंगे? आश्रित चर में। इस प्रकार का क्वेश्चन नेट में आपसे पूछ सकते हैं वो। कार्य कारण संबंध, किसी भी घटना के पीछे कोई कारण होता है, कारण और प्रभाव ये भी हम कह सकते हैं। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में इस तरीके से पूछते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चर में बदलाव कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, किसमें? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। इसका कंपैरिजन आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से भी किया गया है उन्होंने, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो में हम चर में हस्तक्षेप, बदलाव नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। इसमें भी आपके आश्रित और स्वतंत्र चर होते हैं, पर इसमें हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में आपका एक्शन रिसर्च है, क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें मैंने एक ही वर्ड आपको बताया,
उस लाइन में इमीडिएट एक्शन आता है, तत्कालिक आता है, तो आपका वो एक्शन रिसर्च होता है। इसके बाद में अप्लाइड रिसर्च आया, ये अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं, इसे व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं। तो आपका ये अप्लाइड रिसर्च है। डे बाय डे की एक्टिविटी का जो हम अध्ययन करते हैं वो अप्लाइड रिसर्च के थ्रू करते हैं। ये कुछ आपके रिसर्च के टाइप थे, मैंने आपको कराए। आपकी जो वीडियो हैं वो कंटिन्यू आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।